में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो कौन सा गवर्नर जनरल होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस है, या डलहौजी हैं, या फिर विलियम जोन्स, या वारेन हेस्टिंग्स है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर बनेगा कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का जो श्रेय है वो विलियम जोन्स को जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था यह 1832, 41, 51 या 55। तो ये जो संथाल विद्रोह शुरू हुआ जैसे सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, यह 1855 में शुरू हुआ था और 1856 तक चला था, अर्थात इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि ये जो है 1855 में संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, यानी बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना कौन किए थे? बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुआ था कि जो फौजदारी के मामले हैं जो आपसी ये हैं उसको जो सुनवाई जो है वो वहाँ के नवाब करेंगे, और बाकी जो दीवानी मामले हैं जो ये सारे मामलों की सुनवाई जो है यह अंग्रेजी सरकार करेगी। इस प्रकार की जो द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में शुरू हुई थी, तो वह उस वक्त बंगाल के गवर्नर कौन थे? ये व्यवस्था जो है लॉर्ड कैनिंग के ज़माने में शुरू हुई, या वारेन हेस्टिंग, या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि यह जब व्यवस्था शुरू हुई थी बंगाल में द्वैध शासन की, यह रॉबर्ट क्लाइव के ज़माने में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरा नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त जो है 3 प्रकार के कर की व्यवस्था शुरू की गई थी। एक अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। हम तीनों के बारे में अभी डिटेल्स में देखेंगे। सभी प्रश्नों को उसी से हमें डिटेल्स जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि बिहार और बंगाल साइड में जो व्यवस्थाएं शुरू थी कर की, वो थी अस्थाई बंदोबस्त, और इस अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है पूछा जा रहा है। तो यह अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किए थे बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, क्योंकि जिस वक्त यह व्यवस्था लागू हुई थी बिहार भी बंगाल का ही अंग था। 1912 में बिहार अलग हुआ है, और 1936 में बिहार से उड़ीसा तथा 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ है। तो ये अस्थाई बंदोबस्त जो शुरू हुआ यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, अर्थात चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी जी, तो इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन? तो किसान हुआ करता था इस व्यवस्था के। और यह व्यवस्था जो लागू हुई थी यह मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र में लागू हुई थी, यानी दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू हुई थी। तो 2 प्रकार की व्यवस्था को हम लोगों ने देखे, एक अस्थाई बंदोबस्त और दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था मद्रास क्षेत्र में, और इसमें जो है भूमि का मालिक किसान हुआ करता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह 1600 ईस्वी में हुआ है, या 65, 10 या फिर 15। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, और हुआ कहाँ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में लंदन में हुआ था, और उस वक्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ही व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था, और वही लोग भारत में व्यापार करने आते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन खत्म हुआ, और यहाँ जो है डायरेक्ट वहाँ के जो अंग्रेजी सरकार थी उसका शासन आरंभ हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने जो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का जो ये है वह किस ईस्वी में किया गया है? 1773 ईस्वी में, या फिर 72 या 74 या 75। तो इस प्रश्न का सबसे जो सही जवाब है कि ये जो द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति हुई है यह हुआ है 1772 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 7वां नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में
पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? तो डाक टिकट जारी करने वाले जो भारत में गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं वह नाम आता है लॉर्ड डलहौजी का, और इन्होंने और भी कई काम किए हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाया था और उसी के तहत जो है बहुत सारे ये को हड़प लिया गया था, और लॉर्ड डलहौजी ने ही के शासन में ही भारत में रेल सेवा की भी शुरुआत हुई थी। तो ये भी इसके लिए याद रखा जाता है। डाक सेवा की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। डाक टिकट जारी करने वाले गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है 8वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। दोस्तों, हम इस सीरीज में सभी प्रकार के प्रश्नों को करा रहे हैं ताकि आने वाले परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न किसी भी पॉइंट से अगर पूछा जाए तो वो नहीं छूटे। इसलिए हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? तो स्वेज नहर जो व्यापार के लिए खोला गया है, इसका सबसे सही जवाब ये है कि यह 1869 ईस्वी में खोला गया है। और इस स्वेज नहर के खुल जाने से यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार का मार्ग है वो बहुत छोटा हो गया है और व्यापार करना यूरोप और एशिया के बीच बहुत आसान हो गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। ये तीसरा जो है भूमि कर का ये था, एक तो रैयतवारी और दूसरा महलवारी और तीसरा जो है अस्थाई बंदोबस्त, उसमें से यह महलवारी व्यवस्था है। महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया, यानी किसके द्वारा जो है यह लागू किया गया था? 10वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है? इसके जनक के रूप में कौन जाने जाएंगे? तो महलवारी व्यवस्था जो है मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है मार्टिन बर्ड जो है करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है देख लिए कि 3 व्यवस्थाएं, यानी एक जो है अस्थाई बंदोबस्त जो कि बिहार बंगाल क्षेत्र में लागू था, दूसरा था रैयतवारी व्यवस्था जो कि दक्षिण भारत के मद्रास क्षेत्र में लागू था, और तीसरा था महलवारी व्यवस्था, यह पंजाब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लागू था। तो ये 3 व्यवस्थाएं थी जिस वक्त अंग्रेजों ने यहाँ शासन शुरू किया था उस वक्त जो है कर लेने के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यह प्रश्न जो है हमारा भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो वन के विस्तार की अगर हम लोग बात करें राज्यों में, तो सबसे अधिक वन विस्तार वाला राज्य जो है वह है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी यह है कि राज्य की जितना भी क्षेत्रफल है उसका 33% भूभाग पर जो है वन आच्छादित होना चाहिए, यानी 33% भूभाग पर अगर वन है तो फिर वो वहाँ पर सही है इकोसिस्टम के लिए। तो यह जो है मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक वन विस्तार पाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि जूट के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य आगे है? अग्रणी राज्यों में जूट का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन में है हमारे पास कि बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जो जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारत में जो है सबसे आगे जो है वो बंगाल है, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर जो है वह असम का नाम आता है। ये हम लोग याद रखेंगे। जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर असम का नाम आता है। और जूट उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। हालांकि पूरा बंगाल क्षेत्र जो है वह जूट उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन बंटवारे के पश्चात जो है पूर्वी बंगाल का एक बड़ा क्षेत्र जो है कट जाने के कारण वो क्षेत्र हमारे ये में नहीं रहने के कारण जो है जूट का उत्पादन थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन भारत की अगर हम लोग बात करें तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पर, बिहार जो है वो दूसरे नंबर पर। बिहार का जो सीमांचल इलाका है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, ये सारे जिला जो है, अररिया, ये सब जूट उत्पादन के लिए अग्रणी जिलों, यानी कोसी का जो क्षेत्र है यह अग्रणी जिलों में से एक है। और फिर तीसरे नंबर पर जो है जूट उत्पादन में वो असम है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है? यानी चाय का प्रमुख उत्पादक पूछा जा रहा है। वैसे तो चाय के उत्पादन में ये पश्चिम बंगाल में भी चाय का उत्पादन होता है, लेकिन चूंकि प्रमुख उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सबसे करेक्ट आंसर होगा।
कि चाय के प्रमुख उत्पादक राज्यों में असम जो है वह महत्वपूर्ण स्थान है, अगला अग्रणी राज्य है, पहले नंबर पे आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां प्रश्न है 14th की, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन, कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? असम, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो कहवा के उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी राज्य जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक राज्य जो है वो सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। और कहवा की जो अगर हम लोग बात करें कि विश्व में, तो सबसे बड़ा उत्पादक देश में ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया ये सब आएगा। और भारत में अग्रणी जो राज्य है वो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य जो है वो गन्ना के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह कौन से राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर ये होगा कि हमारा पड़ोसी राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश या सर्वाधिक गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड की जो स्थानांतरित कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को विश्व में और ये देश के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें झारखंड में किस नाम से? तो झारखंड में इसे जो जाना जाता है वह जाना जाता है ऑप्शन नंबर 16 का सी, यानी कुरुआ के नाम से जाना जाता है। वहीं विश्व के अन्य देशों में इसको जो है जैसे ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला में जो है कोनुको के नाम से जाना जाता है, और श्रीलंका में जो है चेना के नाम से जाना जाता है, और इंडोनेशिया में जो है वह लदांग के नाम से जाना जाता है। और उत्तर पूर्व भारत में इसे झूम खेती भी कहते हैं। याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछा गया था, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बनता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का जो नारियल प्रदेश है वह किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नारियल प्रदेश है वह कौन कहलाएगा? भारत का नारियल प्रदेश जो है वह हम सभी जानते हैं कि केरल राज्य जो है नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग वक्त नहीं गंवाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का वह कौन सा क्षेत्र है जहां तंबाकू का उत्पादन के लिए वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो बिहार का वह क्षेत्र जो तंबाकू के उत्पादन में सबसे अधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है वह है समस्तीपुर का क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी 18वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में सबसे सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेशम का कीड़ा पालना क्या कहलाता है? रेशम का कीड़ा पालना जो है यह सेरीकल्चर कहलाता है, या रेशम कल्चर कहलाता है, या पीसी कल्चर कहलाता है, या फिर तीसी कल्चर कहलाता है? इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? तो रेशम के कीड़ा का जो पालना है यह कहलाता है 19वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम के उत्पादन में जो है कर्नाटक है और बिहार का भागलपुर जिला जो है वह अग्रणी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कांवर झील जो ये है झील स्थित है यह कहाँ स्थित है? यह बिहार में किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो स्थित है यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, यानी इसका 20वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी कि कांवर झील की स्थिति बिहार के बेगूसराय जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न जो है विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हम लोग जो है इतिहास और भूगोल के बाद विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। और अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट्स उठा सके। क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस सबसे अधिक उत्तरदायी है वह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस गैस के बढ़ने के कारण जो है पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो है ग्लेशियर पर जो ये जमा है
उसे पिघलने का डर है, और जिससे जो है जो किनारे के इलाके जैसे महाराष्ट्र का इलाका है, महाराष्ट्र में मुंबई का इलाका, तो उसे डूबने का खतरा बना रहेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से जो बचना है उसका तरीका यही है कि हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, और ऊर्जा का जो मात्रक है वह क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, बल का मात्रक डाइन होता है, और शक्ति का मात्रक जो है यह वाट होता है, याद रखेंगे, और ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, तथा कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से दो का मात्रक जूल होता है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो है जूल होता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अर्थात यह है कि वह ऊर्जा स्रोत जो एक बार खत्म हो तो उसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक ढंग से हो सके, उसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मानेंगे, और जो एक बार खत्म हो गया दोबारा उसकी पूर्ति संभव नहीं है तो वो अनवीकरणीय, जैसे कोयला जो है एक बार जब खत्म हो गया तो उसे दोबारा उसकी पूर्ति कर पाना संभव नहीं है, तो वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कहलाएगा। तो इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो एक बार उसकी पूर्ति रोजाना सूर्य से हमें होती रहेगी और यह कभी खत्म होने को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध जो बना है गंगा, सतलज, नर्मदा या फिर तापी नदी पर, तो इसका जो सबसे सही उदाहरण है कि सबसे जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कि सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बना है। अगला प्रश्न कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है, यानी फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f = r/2 कहेंगे, या अगर वक्रता त्रिज्या से पूछा जाए तो r = हो जाएगा 2f। वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस की दुगुनी होगी और फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे सही उत्तर बनता है वह बनता है ऑप्शन नंबर बी, की f = r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वह होता है वोल्ट, और इसको मापते किस में है, तो विभवांतर को मापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से, और इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। इससे दोनों पूछा जा सकता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट और मापा जाता है वोल्ट मीटर से, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर और मापा जाता है उसको ए मीटर से, और ओम जो है यह होता है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक, और कूलम जो है यह होता है किसका, तो यह होता है चार्ज का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। इस प्रकार याद रखेंगे। वोल्ट जो है यह विभवांतर का, ओम प्रतिरोध का, एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का, और कूलम्ब जो है यह चार्ज का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शरीर में भोजन का जो पचना है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना जो है यह कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, यानी उपचयन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अर्थात उपचयन, यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके होता है, तो हम लोग सांस के रूप में जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे रिएक्शन होता है, और यह उपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा वह विलयन जो है वो क्षारीय विलयन होगा, और जो क्षारीय विलयन होगा या भस्मीय कहिए, तो जो विलयन भस्मीय विलयन होगा उस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और 14 तक होगा। 7 से अधिक होगा और कहाँ तक होगा, 14 तक होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 11 और ए और बी, यानी 11 और 10 दोनों जो है विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि ए और बी दोनों जो है वो सही उत्तर है, तो डी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? कौन सी धातु को जो है वो किरोसिन में डुबो के रखा जाता है? वह मैग्नीशियम है, सोडियम है, पारा या फिर टंगस्टन। तो इसमें जो है सोडियम धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु है जो तीव्र अभिक्रियाशील धातु है, यानी अभिक्रिया बहुत तेजी से करता है। इस कारण जो है अगर इसे खुला मुक्त अवस्था में छोड़ दिया जाए तो वो जल्दी अभिक्रिया करके जो है ये कर लेता है। तो इसी कारण जो है सोडियम धातु को क्या करते हैं कि किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन में नहीं होता है? तो खाना बनाने के ईंधन में एलपीजी का भी प्रयोग होता है, बायोगैस का भी प्रयोग होता है, कोयला का भी प्रयोग होता है। नहीं जो होता है वो सीएनजी का। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड्य प्राकृतिक गैस कहेंगे हिंदी में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड्य प्राकृतिक गैस, इसका जो प्रयोग है वो वाहनों को चलाने के लिए, गाड़ियाँ चलाने के लिए, आज जितने भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, इनमें जो गाड़ियाँ चलती है तो वह डीजल इंजन नहीं, सारी गाड़ियाँ जो है वो सीएनजी से चलती है और इसका उपयोग जो है खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस और कोयला, इनका उपयोग ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, यह विविध से रिलेटेड प्रश्न है कि पोंगल जो है यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है वह दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य का ये त्यौहार है। अगर आप लोग इसको कर पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पोंगल जो है वह राज्य तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे सही उत्तर होगा 31वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वैसाखी जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है, यानी यह कौन से राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो वैसाखी का जो त्यौहार है यह ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। याद कीजिए इतिहास की, वैसाखी के त्यौहार के दिन ही जो है वो लोग जो है वो जलियांवाला बाग में बैठे थे शांतिपूर्ण, और उस पर जो है जनरल ओ डायर की सेना ने गोलियां बरसा दी थी और लाखों हजारों लोग जो है उसमें मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो इस ये बैसाखी जो है पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां है कि नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? नवरोज त्यौहार का जो संबंध है वह किस समुदाय से संबंधित है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि नवरोज का जो संबंध है वह पारसी समुदाय से है, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि लोक नृत्य में राज्यों का जो युग्म दिया है उसमें से कौन सा राज्य जो है लोक नृत्य में वह सुमेलित नहीं है? तो कोकड़ू महाराष्ट्र, झूमर हरियाणा, थाली ये हिमाचल प्रदेश और मुकना मणिपुर। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें 34वां नंबर प्रश्न, तो जो सुमेलित नहीं है वह झूमर हरियाणा यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? जो नृत्य ऑप्शंस में दिए हैं डांडिया, विदेशिया, बांस नृत्य और कुचिपुड़ी, इसमें से गुजरात से राज्य से कौन सा नृत्य जो है प्रमुख संबंध रखता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी डांडिया जो है यह गुजरात से संबंध रखने वाला प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में जो वैसे तो 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, फिर उसके बाद जो है बंटवारा के पश्चात फिर अंतरिम सरकार का गठन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ, और उसके बाद जो है पहला जो निर्वाचन है यह 1952 में हुआ, और उसके ठीक 5 साल के बाद जो है दूसरा आम चुनाव हुआ, यानी 1957 में भारत में दूसरा आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है भारत और रूस है, या फिर भारत और पाकिस्तान है, या भारत और चीन है, या भारत बांग्लादेश है? तो सही उत्तर के रूप में जो जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। दोस्तों हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी परीक्षाओं के लिए आपको बेहतर कंटेंट पहले मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है? साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है?
तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूर किसान के शोषण से मुक्ति दिलाना और पूंजीवाद की समाप्ति, यानी ये सारा का सारा जो है उसका मुख्य उद्देश्य में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर के रूप में 38वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम सरकार का गठन हुआ था उसमें गृह मंत्री जो थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा 39वां नंबर प्रश्न के लिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अब हम लोग इस प्रकार जो है ये आज 4 प्रमुख से यानी इतिहास, भूगोल, विज्ञान और ये विविध के जो प्रश्न हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को उसके ऑप्शंस तथा व्याख्या के साथ देखे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि इससे बाद जो भी अपडेट्स आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे स्क्रीन पर जो पहला सवाल आया है यह है कि बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यानी यह मौर्य साम्राज्य के लोगों ने स्थापित किया था या लिच्छवी साम्राज्य के लोगों ने स्थापित किया था या गुप्त वंश के लोगों ने या फिर नंद वंश के। तो मौर्य साम्राज्य ये पहला जो गणतंत्र है वैशाली में जो स्थापित किया गया था यह लिच्छवी गणराज्य के लोगों ने किया था। और यह लिच्छवी गणराज्य जो है यह महाजनपद वज्जी संघ का एक ये था, 8 ये का संघ था और उसमें जो है वैशाली में लिच्छवी एक गणराज्य था उसमें से, जो कि उस वक्त जो है वहाँ लोकतंत्र स्थापित था। पहला गणतंत्र जो है वो लिच्छवी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। वैसे तो दोस्तों बिहार का जो है साक्षरता दर बहुत पुअर है, लेकिन ये जो इस में ही सबसे जो अधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो रोहतास, नवादा, पटना और दरभंगा, इनमें से कौन सा जिला जो है वो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वो सबसे सही उत्तर जाना जाएगा कि रोहतास जिला जो है बिहार का वो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बिहार की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय मंडल है, जिसमें निचला सदन जो है वो बिहार विधानसभा के नाम से जाना जाता है और बिहार विधानसभा की जो कुल संख्या है वो 243 है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन द्विसदनीय व्यवस्था में जो ऊपरी सदन कहलाता है वह बिहार विधान परिषद के नाम से जाना जाता है और उसके जो सदस्यों की संख्या है वो 75 है। याद रखिएगा, वीपी यानी बिहार विधान परिषद। उसके बाद यहाँ जो लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या है बिहार में वह कुल 40 है, जिसमें से 6 सीट जो है वह SC ST के लिए आरक्षित है और 40 में से 6 सीट आरक्षित है, 34 जो बचे हुए सीट है वो जनरल है। और राज्यसभा यानी RS जो संसद का ऊपरी सदन है उसके लिए बिहार से जो है वो 16 सीटें ये है, बिहार में 16 सीटें मनोनीत है। तो यहाँ जो प्रश्न है कि विधानसभा में, तो विधानसभा में 243 है, लेकिन हम लोग विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा सभी को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। बिहार के जो ये प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी, इसके संपादक जो है या बाबूजी प्रसाद हैं या फिर बाबू गोपाल हैं या बाबू महेश्वर प्रसाद हैं या फिर बाबू राम प्रसाद हैं। इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि बाबू महेश्वर प्रसाद जो है इसके संपादक रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि बिरसा मुंडा का जो पूरा मुंडा विद्रोह हुआ था तो उनका कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र चंपारण जिला था या फिर अलीपुर, बलिया या रांची। तो बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड के क्षेत्र में यानी रांची क्षेत्र से जो है उस वक्त पूरा आंदोलन चला रहे थे, मुंडा विद्रोह जो है। तो इसका सबसे सही उत्तर 5वां का ऑप्शन नंबर डी को है जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 है
कि अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता है देव नाम प्रिय, यह कौन से शासक ने अपने आप को जो है प्रियदर्शी घोषित किया था, यानी देव नाम प्रिय के रूप में? वह शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, या फिर हर्षवर्धन है, या समुद्रगुप्त है, या अशोक है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह सम्राट अशोक जो है वह स्वयं को प्रियदर्शी घोषित किया था। सम्राट अशोक जो है वो पहले आजीवक संप्रदाय के ये थे, बाद में इन्होंने जो है अपना ये अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए कलिंग के युद्ध के पश्चात। और इसमें जो ऑप्शन में मौजूद समुद्रगुप्त है, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय का जो उपाधि है वह अशोक महान ने जो है लगाया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जी, अभी हम लोग इसका पिछले प्रश्नों में चर्चा किए थे कि भारत का नेपोलियन जो है वो कौन कहलाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये गुप्त वंश के शासक है समुद्रगुप्त। और फिर ऑप्शन में जो कुमारगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो क्षति पहुंचाने का कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो बख्तियार खिलजी के द्वारा। याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासनकाल में ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और गुप्त वंश के शासनकाल को सबसे सुनहरा दौर के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था? तो इसमें से अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस 8वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है कि बिंबिसार जो है वो वैवाहिक संबंध अपना करके अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किए थे। मुख्य रूप से 3 शादियां किए थे बिंबिसार ने। बिंबिसार कौन थे? तो यह मगध साम्राज्य जो था 16 महाजनपदों में से, उनमें सबसे पहला जो वंश का शासक रहा है हर्यक वंश, उस हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं बिंबिसार। इन्होंने वैवाहिक नीति अपना करके जो है अपने राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया। इसके बाद बिंबिसार के बाद जो है उनके पुत्र अजातशत्रु बने। फिर उसके बाद जो है उदयन हर्यक वंश के शासक बने। और उदयन ने जो है, चूंकि बिंबिसार ने जो मगध साम्राज्य की हर्यक वंश की राजधानी थी वो गिरिब्रिज यानी राजगीर में रखे थे, उसको राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट करने का काम जो है उदयन के द्वारा किया गया था। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अशोक की ब्राह्मी अभिलेख को, अशोक ने जो ब्राह्मी अभिलेख लिखवाया था, इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसको पढ़ने का जो श्रेय है वह किसको जाता है? वह बीएन मिश्रा को जाता है, या फिर प्रिंसेप को, या एचडी शाल्किया, या इनमें से कोई नहीं? तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाता है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को जो पढ़ने का कार्य किया है वो प्रिंसेप महोदय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। ये सारे स्तंभालेख जो है ये अशोक के शासनकाल से संबंधित है। जैसे मस्की का लघु शिलालेख है, भाबरू शिलालेख है, रानी का स्तंभालेख है, और फिर रुमनदेई का अभिलेख है। इनमें से किस अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वो जाना जाएगा कि मस्की का लघु शिलालेख के जरिए उन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि त्रिवेणी नहर जो है इसको किस नदी से पानी जाता है? त्रिवेणी नहर जो है यह बिहार की एक प्रमुख नहर के रूप में जानी जाती है। तो इसको सोन नदी से पानी जाता है, या फिर म्यूराक्षी से, या गंडक से, या फिर कोसी से? तो इसका जो सही उत्तर है 11वां नंबर प्रश्न का कि कोसी नदी से तो जाएगा नहीं, क्योंकि कोसी नदी का जो प्रवाहन है वह सीमांचल क्षेत्र में है। तो ये जो है इसको जो पानी मिलता है वो गंडक नदी से मिलता है। 11वां का सी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। और कोसी नदी जो है यह बिहार का शोक कहलाता है। याद रखेंगे हम लोग, बिहार का शोक कौन है? कोसी नदी के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है? जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से जो स्वामी महावीर हैं ये 24वें हैं। तो ये इनका जो जन्म स्थान है वह कौन सी जगह पर है? ये पिपली वन, विक्रमशिला, कुंडग्राम, या फिर वैशाली? तो 12वां का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है
कि कुंड ग्राम जो है वो जैन धर्म के प्रवर्तक स्वामी महावीर का जन्म स्थल है। और जो एक और धर्म हुए हैं इसके पैरेलल जो है बौद्ध धर्म, उनके जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं गौतम बुद्ध, उनका जन्म जो है वो नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण की प्राप्ति की, यानी महावीर स्वामी का जो है ये इन्होंने अपना प्रांत कहाँ त्यागा था, या वैशाली में, या राजगीर, या नालंदा, या फिर पावापुरी। तो इस 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि पावापुरी में जो है इन्होंने अपना निर्वाण की प्राप्ति करी थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म स्थान है। जी, ये बिहार का पटना जो है वो किस सिख गुरु के जन्म स्थान के रूप में जाने जाते हैं। गुरु नानक, या फिर गुरु गोविंद सिंह, या गुरु हरगोविंद, या गुरु फिर तेज बहादुर। तो ये पटना में जो है सिख गुरु अंतिम सिख गुरु के रूप में जाने जाते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। वैसे 10वें सिख गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब को माना गया है, तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह पटना में हुआ था। 14वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ये विष्णुपद मंदिर जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है। विष्णुपद मंदिर जो है यह बिहार के पटना जिला में स्थित है, या फिर गया, जमुई, या फिर यह पटना जिला के अंतर्गत दानापुर में स्थित है। तो 15वां का जो करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ये विष्णुपद मंदिर जो है यह बिहार के गया जिला में स्थित है। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है बिहार से संबंधित देखेंगे, ताकि अगर बिहार से संबंधित कोई प्रश्न बन रहे हैं तो वो आपसे छूटे नहीं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है, यानी कौन सा पर्यटन स्थल है जहां गर्म जल के कुआं जो है वहां उपस्थित मिलता है। वह है देव में है, पावापुरी में है, या राजगीर, या फिर बिहार शरीफ में। 16वां का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि राजगीर जो पर्यटन स्थल है वहाँ कई गर्म जल कुंड जो है मिलते हैं, तो अनेक गर्म जल के स्रोत वहाँ उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। प्रमुख 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है, उसमें से 3 बौद्ध संगीति जो है वो बिहार में हुई है, और चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर में हुई है। तो यहाँ प्रथम पूछा जा रहा है, प्रथम 3 बौद्ध संगीति बिहार में हुई है, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई है। 17वां का याद रखना है हम लोग को कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है यह राजगीर में हुआ है, पुराना नाम इसका राजगिरी है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर है। दूसरा बौद्ध संगीति जो है यह वैशाली में हुआ है, तीसरा बौद्ध संगीति जो है यह पाटलिपुत्रा में हुआ है, और चौथा बौद्ध संगीति जो है यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। तीसरा बौद्ध संगीति से प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, और उस वक्त जो यहाँ राजा थे वो सम्राट अशोक थे, यानी सम्राट अशोक का संरक्षण जो है तीसरी बौद्ध संगीति को प्राप्त था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजगृह का पुराना नाम क्या है। तो राजगिरी का जो पुराना नाम है वह कौन सा है। मगध, गिरिव्रज, बसाड, या फिर पाटलिपुत्र। तो 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि राजगिरी जो है यह गिरिव्रज का पुराना राजगिरी का पुराना नाम गिरिव्रज है, और आधुनिक नाम जो है आज वर्तमान में वह राजगीर के रूप में जाना जाता है। आज राजगिरी भी यूज नहीं हो रहा है, आजकल जो नाम यूज हो रहा है उसके लिए राजगीर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह कितने अधिकरणों में व्यक्त है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है। तो यहाँ जो ऑप्शन है 12, 14, 16, 20, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। याद रखेंगे हम लोग इसका जो अधिकरण है यह कुल 15 अधिकरणों में विभक्त है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह कितने अधिकरणों में विभक्त है, तो यह 15 अधिकरणों में विभक्त है। और इस प्रकार के अगर प्रश्न रहे और ऑप्शन अगर मैच ना हो तो आप वहाँ जो है ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं का जो ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर बीपीएससी प्रश्न करता है तो उसमें 5वां ऑप्शन मौजूद रहता है, इनमें से कोई नहीं, आप उसे टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य जो है यह स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के पश्चात जो है शक वंश, शुंग वंश, सातवाहन, या फिर कुषाण वंश का शासन शुरू हुआ था। 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह कौन सा है।
तो 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि मौर्य वंश के पश्चात जो मगध पर शासन शुरू हुआ था वो शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन मिलता है वह कौन सा स्रोत है जिसके जरिए जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन से संबंधित जो ये वर्णन है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये दिव्यदान से होता है या अर्थशास्त्र से या इंडिका से या अशोक के शिलालेख से। तो इस 21वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि इंडिका से प्राप्त होता है। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है यह मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है। मेगास्थनीज कौन था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे? तो अर्थशास्त्र की रचना जो किए थे वह विष्णुगुप्त किए थे, यानी उनका अन्य नाम कौटिल्य और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें जो है अपना प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था क्योंकि ये नंद वंश को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में उनकी एक अहम भूमिका थी और उन्होंने जो है एक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बिहार की बात करें तो जनसंख्या के दृष्टि से बिहार की स्थिति तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार से 2 बड़े राज्य हैं जो जनसंख्या में बिहार से आगे हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है। और अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व पर बात करें तो यहाँ जनसंख्या घनत्व पर बिहार प्रथम है क्योंकि 1106 लोग जो है बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और इतना अधिक निवास जो है बिहार के अलावा कोई अन्य राज्य में नहीं करता है। राज्य के हिसाब से बिहार केंद्र शासित प्रदेश में फिर ये आंकड़े बदलते हैं, तो राज्य के हिसाब से जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है वो बिहार राज्य का है। भारत में यह प्रथम है। 22 का ए जो है आंसर सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो बिहार की जो कुल साक्षरता प्रतिशत है वह 61.8% है और महिला साक्षरता जो है इससे भी नीचे है। लेकिन यह जो आंकड़े हैं बिहार के साक्षरता प्रतिशत का यह 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो हम लोग को इससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अब जो वर्तमान में जो जनगणना होगा तो फिर ये आंकड़े चेंज होंगे। और जो अभी जो जनगणना बिहार में कराया गया है तो वो जनगणना नहीं बल्कि बिहार जाति आधारित गणना था जिसके तहत जो है वो आंकड़े जुटाए गए थे। और भारत सरकार द्वारा जो जनगणना 10 साल पर कराने का प्रावधान है लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें कुछ डिले हुआ था, तो ये इसके आंकड़े फिर चेंज हो जाएंगे। अभी जो लेकिन जो अभी हम लोग जानेंगे आंकड़ा वो 2011 के जनगणना के अनुसार जो कि 61.8% है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो राज्य विधानमंडल के अंग की अगर बात करें तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा ये तीनों जो है ये राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। लेकिन ऑप्शन में मौजूद जो महाधिवक्ता हैं तो ये महाधिवक्ता जो है यह राज्य विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं। ये राज्य में जो है नियुक्त किया जाता है लेकिन राज्य विधानमंडल के अंग के रूप में यह कार्य नहीं करते हैं। और भारत में सभी राज्य नहीं, केवल 7 ऐसे राज्य हैं जहां जो है ये जो विधानमंडल के ऊपरी सदन है जिसको विधान परिषद के रूप में जाना जाता है वो मौजूद है। बाकी अन्य राज्यों में यह मौजूद नहीं है। बाकी जितने भी भारत के अन्य राज्य हैं वो सभी एक सदनीय व्यवस्था है जिसको विधानसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इस पर हम लोग अभी पीछे चर्चा भी किए थे कि इंडिका के लेखक जो है वह मेगास्थनीज हैं। ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। मेगास्थनीज कहाँ के थे? तो यह थे यूनान के सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और आए थे कहाँ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। विष्णुगुप्त के द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो याद रखेंगे वो अर्थशास्त्र है, उनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र है इसके संस्थापक देवपाल हैं, नरेंद्रपाल है, नयनपाल है या फिर धर्मपाल है। प्राचीन काल में 3 प्रमुख शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक और जो है जिसे तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। इसमें से 2 प्रमुख जो है वो बिहार में स्थित था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था और नालंदा तो नालंदा जिले में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापना किया था, वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी?
27वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो क्या होगा, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है वह तंत्र विज्ञान की पढ़ाई मुख्य रूप से होती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में इसका सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं उनके प्रथम उपदेश को जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध को जब गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, लुम्बिनी में, वैशाली में, या पाटलिपुत्र, या फिर सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो ये उपदेश है, प्रथम उपदेश जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करने वाले शासक कौन थे, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक मौर्य, या फिर कालाशोक। तो 29वां का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि कालाशोक के शासनकाल में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वहीं जो है अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसका हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह कहाँ हुआ था, तो वह वैशाली जिले में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन था। तो अभी हम लोग इस पर पीछे चर्चा किए हैं कि पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसके संरक्षक के रूप में जो है वो कौन जाने जाते हैं, अशोक मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है ये अशोक जो है जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा कि अशोक महान के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था वो निम्नलिखित में किसके समय में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, यह जो हुआ था 31वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कनिष्क के समय में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 31वां के लिए भी सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार का महान धार्मिक केंद्र कौन सा है। तो बिहार जो महान धार्मिक केंद्र किसके लिए है, सिखों के लिए है, या फिर ये बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए है, या जैन धर्मावलंबियों के लिए है, या सभी के लिए है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सिख के जो गुरु गोविंद सिंह की पैदाइश बिहार के पटना जिले में हुई है, तो उनके लिए भी बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है। गौतम बुद्ध को, बौद्ध धर्म के लोगों को धर्म ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को ये गया जिले में हुई है, तो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी जो है बिहार धार्मिक केंद्र है। जैन के जो 24वें ये हैं स्वामी महावीर, उनको जो उनका भी संबंध बिहार से ही है। तो इस प्रकार ये बिहार की जो धरती है वो इन तीनों धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है। विश्व शांति स्तूप जो है वह कहाँ निर्माण कराया गया है। 33वां का जो करेक्ट आंसर है यह है बोध गया, देवपाल, गया या राजगीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो निर्माण कराया गया है बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी जो है 33वां नंबर क्वेश्चन के लिए ये 33वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे जो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जो है जाना जाएगा, यह राजगीर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में किस स्थान पर नवपाषाण युग, सबसे पहले जो है किस स्थान पर नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में जो नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह चिरांद में हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट्स करके बता सकते हैं तथा साथ उम्मीद करते हैं कि यह बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं यह आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी साबित होगा, इसलिए आप इसे वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो सोनपुर नगर जो है वो सरयू, गंडक, सोन और गंगा, इसमें सबसे सही उत्तर क्या है। तो सबसे सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी के गंडक नदी के तट पर स्थित सोनपुर है, जहां एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार के गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बिहार की जो गया जिला स्थित है वह कमला नदी, फल्गु नदी, गंगा नदी या फिर सरयू नदी। तो इसमें सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी के रूप में भी जाना जाता है। पिंड दान का कार्य जो है वही निरंजना नदी के तट पर होता है। तो यह बिहार का गया जिला जो है फल्गु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है 36वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि
बिहार में स्थित पटना में स्थित जो गोलघर है इसका निर्माण कब किया गया था? बिहार के पटना में स्थित गोलघर का निर्माण जो है अंग्रेजों के शासनकाल में किया गया है। यह 1786 या 56 या फिर 1776 या 1796 ईस्वी में। 36वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि यह 1786 ईस्वी में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है इसका सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? यानी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का जो काम है वह किन्होंने किया है? मेगास्थनीज हैं, अलबरूनी है, इब्न बतूता है या ह्वेनसंग है। तो ऊपर के जो तीनों हैं मेगास्थनीज, अलबरूनी या इब्न बतूता, ये सभी जो है भारत या ह्वेनसंग, ये सभी भारत की यात्रा किए हैं, लेकिन इन लोगों ने मेगास्थनीज, अलबरूनी या इब्न बतूता ने, इन लोगों ने जो है यहाँ की यात्रा ने वहाँ शिक्षा नहीं प्राप्त किया है। शिक्षा प्राप्त करने का जो काम किया है वह ह्वेनसंग ने किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल जो है यह मुल्ला तकिया है, मिर्जा नाथन है या मुल्ला बहबहानी है। तो इसका जो सही उत्तर है 39वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए है कि मुल्ला तकिया द्वारा रचित है मीरतुल अहवाल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है कि पूरा तत्ववेता अलेक्जेंडर कनिंघम ने बिहार में क्या खोज किया था? केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में स्थित है उसकी खोज किए हैं या फिर लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ। पहला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन का हिस्सा था? जी हाँ, पहला सवाल क्या कह रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन था वह इनमें से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो आपको बताते चले इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कि बेगूसराय में जो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हुआ यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले थे और दांडी यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा रहा बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है आंदोलन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका था? जी हाँ, प्रश्न फिर से समझिएगा क्योंकि उत्तर जो है प्रश्न में ही छिपे होते हैं कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, खास वर्गों के लिए नहीं, यह उचित कथन किनका है? तो यह कथन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ 1946 के बाद जब अंतरिम सरकार की गठन हुई 1946 में और 1947 में जब भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता घोषित करने के पश्चात जो सरकार गठित थी 1946 की अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार रही और लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये रहे वायसराय के रूप में कार्यरत रहे। लेकिन उसके बाद जो है जब वो रिजाइन किए तो वहाँ से जब वो चले गए भारत से तो सी राजगोपालचारी जो है यह भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद जब अपना संविधान 1950 में लागू हो गया तो भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त हो गया और भारत में जो है राष्ट्रपति का पोस्ट जो है राष्ट्रपति के रूप में आया, जो सर्वोच्च पद के रूप में जाना जाता है। तो जो ये कथन है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन है किनका? सी राजगोपालचारी जी का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सी राजगोपालचारी जी जो है भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल में जो है लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालचारी जी को जाना जाता है। यह बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप इस क्लास के अंत तक बने रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। सवाल है कि अछूतों के लिए यानी कि ये जो
अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक आया था पंचाट, रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आया और सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचाट आया था, जिसको मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं, उसमें अलग जो है निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, दलितों को अछूत के नाम से जाना जाता था, तो अर्थात ये कह सकते हैं कि अछूतों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की बात कही गई थी। उस वक्त महात्मा गांधी जी जो है पुणे के यरवदा जेल में थे और जब उनको यह खबर मिली कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की बात जो है ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा भेजा गया है, तो वो जेल में ही, पुणे जेल में ही अनशन शुरू किए और फिर वहीं जेल में उनकी जो है बैठक ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ 1932 में हुई और उसी बैठक को जो है पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1932 में हुआ महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच। उसके पश्चात जो है महात्मा गांधी जी अपना अनशन तोड़े थे और उसमें जो है ये अलग व्यवस्था की जगह पर जो है एक ही व्यवस्था में दलितों के लिए सीटों को रिजर्व किया गया था, आरक्षित किया गया था। याद रखिएगा, अलग से जो व्यवस्था मैकडोनाल्ड ने लाया था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन होगा, उस पर बात नहीं बनी थी, उसको जो है फेल किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि हड़प्पा स्थलों में से निम्न मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने, किस दाने की बात हो रही है, गेहूं की नहीं, बाजरे की बात हो रही है। तो ये बाजरे की दाने जो है यह किस जगह से प्राप्त हुए हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। तो अगर इस प्रश्न का हम सही उत्तर ढूंढते हैं तो आंसर के रूप में पहला उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि बाजरे के दाने जो है यह गुजरात से प्राप्त हुए हैं और जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वह मेहरगढ़ से। चावल जो है वह कोल्डिहवा से मिला है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। सैंधव स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल हैं उनमें से रंगपुर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो रंगपुर जो है यह मादर नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादर नदी के तट पर जो है रंगपुर स्थित है। इसका प्रमुख याद रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर जो जगह स्थित था वह मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। चहुंद्रो है। चहुंद्रो के अलावा जो है कोटदीजी है। ये सब सिंधु नदी के स्थित पर है। हड़प्पा जो है, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये दो प्रमुख नाम के रूप में जाना जाता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर है। उसी प्रकार एक और प्रमुख स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है, लोथल। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा, हम एक प्रश्न में आपको विभिन्न प्रश्नों का उत्तर बता देते हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर इन टॉपिक्स पर प्रश्न आए तो भी आपसे वो नहीं छूटेंगे, हम इसकी गारंटी लेते हैं। अगला सवाल है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में से अस्किनी निम्न में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है। जी हाँ, छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियां, जो ऋग्वैदिक काल में जो नदी प्रवाहित होती थी उनमें से अस्किनी आधुनिक में किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अभी जो चिनाब नदी है उसको अस्किनी नदी के नाम से जानते थे। किसको? ऑप्शन बी, चिनाब नदी को अस्किनी नदी के नाम से जानते थे ऋग्वैदिक कालीन में। झेलम को वितस्ता नदी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? झेलम को वितस्ता नदी के नाम से झेलम को जानते थे। उसी तरह रावी नदी को जो है पारुष्णी नदी के नाम से जानते थे। किस नदी के नाम से जानते थे? रावी को पारुष्णी नदी के नाम से रावी को जानते थे। और व्यास नदी को जो है विपाशा नदी के नाम से जानते थे ऋग्वैदिक कालीन में। व्यास नदी को विपाशा, ये झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को पारुष्णी और व्यास को विपाशा नदी के नाम से जानते थे। और ये सारी नदी का नाम किसका है? ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। तो हम एक प्रश्न में सभी प्रश्न बताते चलते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा है तो दोस्तों से बीच शेयर कीजिए और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। सवाल है कि पुनर्जागरण काल में
चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, हमसे पहले अगर आप कमेंट करके उत्तर बता पाएंगे तो बताइए जरूर कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो है वह जियाटो को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिका का अर्थात ये है कि राज्य की जो विधान सभाएं हैं, 28 राज्य हैं भारत में, तो इन 28 राज्यों में जो विधान सभाएं हैं, जब बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी राज्य की विधान सभाएं हैं, तो उनमें उन विधान पालिकाओं में उच्च सदन कौन सी है? तो विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन होता है वह विधान परिषद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विधान परिषद के नाम से जानते हैं। उनके जो सदस्य होते हैं वो MLC कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो निचला सदन होता है उसको विधान सभा के नाम से जानते हैं। और विधान सभा के जो सदस्य होते हैं उनको MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। शॉर्ट में हम लोग इनको विधायक कहते हैं, विधायक जी, और इनको कहते हैं विधान परिषद जी। तो यहाँ पर जो बात है राज्य की विधान पालिकाओं का उच्च सदन वो विधान परिषद है। और यह विधान परिषद जो है यह भारत के केवल 6-7 राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है। बाकी अन्य सभी राज्यों में केवल जो है विधान सभा है, एक निम्न सदन है वही है। और ये इसका जो प्रावधान है भारत में विधान परिषद का, यह अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद जो है को यह अधिकार दिया गया है कि किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन कर सकती है। राज्य में विधान परिषद के सृजन का अधिकार किसको है? संसद को है, जो कि अनुच्छेद 169 के तहत यह बात है कि संसद चाहे तो राज्य के ऊपरी सदन विधान परिषद का जो है वह गठन कर सकती है। बिहार राज्य में जो है दोनों सदन है। बिहार में जो निचला सदन है विधानसभा, उसके सदस्यों की संख्या है 243। याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। और राज्य की जो विधान परिषद है बिहार के, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है यहाँ 75। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है, याद रखिएगा। सवाल अगला है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में, यानी जो उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायपालिका की जो न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का जो श्रेय है, वो शक्ति है, वो कुल मिलाकर शक्ति संपूर्ण रूप से भारत के संसद के पास है। संसद जो है उस पर उनके अनुच्छेद 124 के तहत जो है, संसद अनुच्छेद 124 के तहत ये विधेयक ला करके और वो विधेयक को पारित करा करके उसके संसद जो है वहाँ न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो ये पूरा जो काम शक्ति है यह संसद को प्राप्त है। और संसद के 3 अंग है, उसी 3 अंग में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के तीनों अंग में शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्न को फिर से पढ़िएगा। पंचायती राज संस्था जो 3 स्तर की सरकार है, केंद्र, राज्य और तीसरी जो पंचायत स्तर की सरकार है, तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज संस्था के अंतर्गत कौन सी शक्ति नहीं आती है? भूमि सुधार का क्रियान्वयन है, न्यायिक पुनरीक्षण है, या फिर निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन है और ग्रामीण विद्युतीकरण है। तो यहाँ पर भूमि सुधार का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण यानी गरीबी को खत्म करने के लिए जो कार्यक्रम किया जाएगा उसका क्रियान्वयन, और ग्रामीण विद्युतीकरण, गांव ग्रामीण स्तर पर जो बिजलीकरण कहिए, यह तीनों पंचायत के काम हैं। लेकिन न्यायिक पुनरीक्षण करना ये पंचायती राज संस्था का काम नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण जो है यह न्यायपालिका का काम होता है। अर्थात 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? 3 प्रकार से जो है भारत में ये बनाया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है वो कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका जो है वो कानून को लागू करने का कार्य करती है,
कानून पर अमल कराने का कार्य करती है, और अगर कोई उस पर अमल नहीं करता है तो फिर उसे सजा दिलाने के लिए न्यायपालिका तक पहुंचाने का कार्य करती है कार्यपालिका। और ये तीनों अंग मिलाकर के जो है सिस्टम को चलाते हैं, और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, और तीनों में जो है जैसे अगर विधायिका कानून बनाती है तो वो विधायिका पर यानी विधान पालिका के सदस्यों पर भी लागू होता है, और अगर वो गलती करेगा तो उसे कार्यपालिका का सदस्य जो है गिरफ्तार करके न्यायपालिका पहुंचाएगा। और उसी प्रकार अगर न्यायपालिका का कोई सदस्य यानी कोई जज जो है अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे भी कार्यपालिका का सदस्य जो है गिरफ्तार करके फिर न्यायपालिका ही पहुंचाएगा। न्याय करने का कार्य न्यायपालिका का है, कानून बनाने का काम जो है वो विधायिका का है, और कानून को लागू करने, कराने और अमल करने का काम वो कार्यपालिका का है। तो याद रखिएगा। और ये कार्यपालिका जो कार्य करती है वो विधान पालिका के अंतर्गत कार्य करती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जिसमें कार्यपालिका के सदस्य विधान पालिका के सदस्य के अंतर्गत काम करते हैं। कार्यपालिका संसद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करने का काम कौन है? विधान पालिका का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए जो है राज्य में एक महाअधिवक्ता होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो कानूनी मामले में राज्य सरकार को सलाह देते हैं। और इनकी जो व्यवस्था है यह अनुच्छेद 165 के तहत है। किसके तहत है? अनुच्छेद 165 के तहत है। 165 के तहत जो है राज्य में एक महाअधिवक्ता होंगे जिनको एडवोकेट जनरल के नाम से भी जाना जाता है, और वो राज्य महाअधिवक्ता जो है कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई है? जी हाँ, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था की मांग जो है मौलिक अधिकार के तहत नहीं है, ना ही मौलिक कर्तव्य के तहत है। क्योंकि मौलिक अधिकार 6 है, आपको याद होगा, और मौलिक कर्तव्य भी 11 है, जो कि आपको याद ही होगा। तो इन दोनों के तहत पंचायती राज व्यवस्था की बात नहीं की गई है। अब है चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं की गई है। बात की गई है किनके अंतर्गत? तो बात किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट के अंतर्गत यह बात किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है यह भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद जो है 36 से 51 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, जिसमें अनुच्छेद 40 जो है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 कितना? अनुच्छेद 40 जो है यह पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के ये नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के बात करता है। अर्थात पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की बात कहाँ की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमारा है 14वां कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए जो संवैधानिक संशोधन की बात है वो कौन सा चाहिए? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है एक साधारण बहुमत से किसी राज्य की जो है क्षेत्रफल को बढ़ाने, घटाने या नए राज्य को बनाने के लिए जो है कानून बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यानी यह जिक्र कहाँ है? तो भारतीय संविधान के भाग 20 कहाँ है? भाग 20 में, और अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 368 में। भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद को संविधान एवं इसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनेक अपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 से बाहर है। इस व्यवस्था में निम्न शामिल है। इसमें कौन कौन से शामिल है? तो राज्य का प्रवेश या गठन, नए राज्य का निर्माण, उसकी क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकता है, और राज्य विधान परिषद का निर्माण या उस राज्य विधान परिषद की समाप्ति। किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना या उसकी समाप्ति करना ये भी संसद का काम है। नए राज्य का निर्माण करना या उसके सीमा को बढ़ाना, घटाना, या नए राज्य का जो है ये नामों में कोई परिवर्तन करना, ये सारा काम जो है
किसका है? यह साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। और यह किस अधिकार के तहत कर सकती है? तो यह अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत। दोस्तों हम एक एक प्रश्नों को पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ बताते चलते हैं ताकि आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हर क्लास हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो ब्लॉक स्तर पर यानी प्रखंड स्तर पर जो भारत में बनी हुई पंचायत समिति है यह समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यह सलाहकार निकाय या समिति नहीं है, न ही यह कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है। यह काम किसका है? यह समन्वय स्थापित करने का काम करता है। किसके बीच? प्रखंड और ये पंचायत और जिला प्रशासन के बीच जो है यह एक समन्वय स्थापित करने का काम करता है। कौन? ब्लॉक स्तर पर जो बनी हुई पंचायत समिति होती है इसका काम क्या है? पंचायत का जिला प्रशासन से एक समन्वय स्थापित करके पंचायत के जो है विकास की ओर कार्य करने का लिए यह स्थापित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महादेश का जो सबसे ऊंचा शिखर है वह माउंट किलीमंजारो है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। माउंट किलीमंजारो यानी किलीमंजारो जो पहाड़ है यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। कौन? किलीमंजारो कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है। किलीमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन राज्य में शामिल नहीं है? जी हाँ, बाल्कन राज्य में शामिल कौन नहीं है? तो बाल्कन राज्य में शामिल जो है रोमानिया है, बुल्गारिया है और सर्बिया है। ये तीनों बाल्कन राज्य में सम्मिलित थे। इटली बाल्कन राज्य में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बाल्कन राज्य में और कौन कौन से देश है आप याद रख सकते हैं। सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, उसके बाद जो है स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, मैसेडोनिया है, कोसोवो है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, रोमानिया है और अल्बानिया है। ये सारे देश जो है बाल्कन राज्य में शामिल हैं, लेकिन इटली बाल्कन राज्य में शामिल नहीं है। सवाल अगला है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के शैल को क्या कहते हैं? तो जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाए, द्रवित मैग्मा क्या हो जाए? ठंडा होकर के ठोस हो जाए तो इस प्रकार जो चट्टान बनता है उसे आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि इसको आग्नेय शैल कहेंगे। और आग्नेय शैल जो है यह प्राथमिक शैल के नाम से यानी प्राथमिक चट्टान के नाम से भी आग्नेय चट्टान को जाना जाता है। आग्नेय शैल भी दो प्रकार का होता है, एक अंतर्भेदी आग्नेय शैल और एक बहिर्भेदी आग्नेय शैल। याद रखिएगा, एक अंतर्भेदी आग्नेय शैल और एक बहिर्भेदी आग्नेय शैल। अगला सवाल है कि मौसम के संबंधित सभी घटनाओं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि वायुमंडल के किस परत में होती है? जी हाँ दोस्तों, सवाल क्या है कि मौसम से संबंधित जो सभी घटनाएं हैं जैसे वर्षा है, कोहरा है एवं ओलावृष्टि है, यह वायुमंडल के किस परत में होती है? तो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो सभी घटनाएं जो है यह क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसकी ऊंचाई जो है यह पृथ्वी तल से लगभग 13 किलोमीटर तक ऊंची होती है और मौसम संबंधित सारी घटनाएं इसी में घटित होती है। याद रखिएगा। सवाल अगला है कि प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है। प्रेयरी घास का मैदान किससे संबंधित है? तो प्रेयरी घास का मैदान जो है यह उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित है। यानी इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। ये जो है समतल, मंद, ढलान एवं पहाड़ी वाले प्रदेश है जहां पेड़ कम तथा घास अधिक पाए जाते हैं। तो प्रेयरी घास मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? भारत में जो मृदाएं हैं उसमें जो लाल मृदा है, काली मृदा है, लैटेराइट है, जलोढ़ है, इसमें से जो सबसे अधिक उपजाऊ और सर्वाधिक उपजाऊ और व्यापक जो मृदा है वह है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
जलोढ़ दो तरह का होता है, नवीन जलोढ़ जिसको खादर कहते हैं और एक पुराना जलोढ़ होता है जिसको बांगड़ कहते हैं। नवीन नया जलोढ़ को खादर और जो पुराना जलोढ़ है उसको बांगड़ के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रृंखला के बीच सिंधु नदी अवस्थित है? जी हाँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला में किन दो श्रृंखला के बीच जो है हिमालय नदी स्थित है? तो सिंधु नदी स्थित है। तो हिमालय श्रृंखला में जो दो श्रृंखला है, हिमालय पर्वत की जो दो श्रृंखला है, लद्दाख और जस्कर श्रेणी, लद्दाख और जस्कर श्रेणी के बीच से जो है सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। सवाल अगला की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब जो सवाल आए हैं हमारे वह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपको पहले ही कहे हैं कि हम इस सेट में जो है आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान और जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड एक एक प्रश्नों को कवर करेंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर बनता है तो वह प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। हम इसकी जो है आपको गारंटी लेते हैं। सवाल आ गया है हमारे स्क्रीन पर कि मानव पाचन तंत्र से पित्त का स्राव कहाँ से होता है। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम विज्ञान के प्रश्नों को हल करने इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। सवाल है कि मानव पाचन तंत्र में पित्त का स्राव यानी पित्त कहाँ से निकलता है? तो मानव पाचन तंत्र में जो पित्त का स्राव है यह यकृत से होता है, जिसको लीवर के नाम से जानते हैं। कहाँ से होता है? यकृत से होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? लीवर के नाम से जानते हैं। पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है और जिसका पीएच मान जो होता है पित्त का वो 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा जो है पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ऊपर का जो तीनों है, टेस्टोस्टेरोन है, विरिस्न है और फिर जो शुक्रवाहिका है, ये तीनों पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। अंडाशय जो है यह ओवरी जिसको इंग्लिश में कहेंगे, यह महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। अंडाशय किसका हिस्सा है? मादा प्रजनन प्रणाली कहिए या महिला प्रजनन प्रणाली कहिए, उसका हिस्सा है। प्रत्येक मादा में जो है या प्रत्येक महिला में एक जोड़ा अंडाशय पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका तक लंबी हो सकती है, यानी तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है? जी हाँ, एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका अधिक लगभग जो है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और जो सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सा है? सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है न्यूरॉन। कौन सी तंत्रिका कोशिका है? न्यूरॉन जो है सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है। और सबसे लंबी जो तंत्रिका कोशिका है वह सियाटिक है। क्या नाम है? सियाटिक है सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसका भार लगभग जो है 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है भार? 0.6 ग्राम के आसपास इसका भार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है? ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ेगी तो डायबिटीज का प्रॉब्लम आएगा? रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह होगा? तो रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो वहां से डायबिटीज शुरू हो जाएगा और उससे क्या होगा कि इंसुलिन के अल्प स्त्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाएगा और इंसुलिन की जो अति स्त्रावन है उससे क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा और इंसुलिन को नियंत्रित रखना आवश्यक हो जाता है। सवाल अगला है कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अर्धसूत्री विभाजन का खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्धसूत्री विभाजन का खोज सबसे पहले वीजमैन ने किया था। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं?
एफ्ला नामक विष जो है यह जीवाणु विषाणु कवक। तो एफ्ला नामक विष जो है यह कवक से बनता है। ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। और कवक से जो होने वाले रोग है एथलीट फुट है, खाज है, गंजापन है, दाद है, ये सभी कवक से होते हैं। और गेहूं का जो किट्टू रोग है, आलू का अंगमारी रोग, ये सारे जो है कवक यानी फंगस से होते हैं। और इसके उपचार के लिए जो है फंगीसाइड दवा का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल है कि निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? इनमें से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो शॉर्ट नेम दिया गया है LTH यानी लैक्टोजीन हार्मोन। लैक्टोजीन हार्मोन जो है लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसको दुग्धजनक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन। दोस्तों हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें अभी कवर किए हैं, जो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। इसलिए हम चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला हर अपडेट, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।